पीछे हमारे जो कुछ भाई बैठे हैं बड़े खामोश हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, कविता और कवि सम्मेलन ये बिल्कुल 3 लोगों पे डिपेंड करता है। एक तो पहले हमारे रचनाकार, दूसरे संचालक और तीसरे आप जैसे प्रबुद्ध श्रोता। अगर एक का भी मामला ढीला पड़ा तो काम बनने वाला नहीं है। भाई साहब, मुझे एक वाकया याद आता। एक बार एक सड़क के किनारे एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा था, बार बार यही क्रम चल रहा था। फिर अगला आदमी गड्ढा खोद रहा था, फिर दूसरा आदमी मिट्टी डाल रहा था। साइड से एक आदमी निकला, उसने कहा भाई साहब ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा आदमी मिट्टी डाल रहा, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा भाई साहब आप नहीं समझ पाओगे, असल में ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। तो जो पेड़ रखने वाला है आज छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोग पेड़ रखने वाले बीच में छुट्टी पर चले गए तो हम लोग गड्ढा खोदेंगे और पाटेंगे, कवि सम्मेलन का आनंद नहीं आने वाला। तो एक बार जोरदार तालियां बजा के थोड़ा माहौल बना दीजिए। आइए प्रथम पुष्प के रूप में मैं चाहता हूं मुंबई से पधारे भाई दुर्गेश दुबे जी, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में पूरे देश में काव्य मंचों पर एक अपनी अलग पहचान, एक अपना अलग स्थान बनाया है। ये बहुत अच्छे गीतकार, बहुत अच्छे गजलकार है, बहुत अच्छे अच्छे मुक्तक लेकर के मुंबई से आपके बीच में पधारे हैं। मैं उनको आमंत्रित करूं। देखिए जब हलवाई जलेबी बनाता तो पहली जलेबी भट्टी में डाल देता है, ऐसा ना हो कि ये पहली जलेबी भट्टी में हम डाल दें। सबसे मजबूत आदमी को ओपनिंग के लिए लगाया जाता है। ओपनिंग बैट्समैन वही होता जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां दुर्गेश दुबे के लिए, और उनके सम्मान में मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। विष्णु विराट साहब की मुझे 4 पंक्तियां याद आती है, बात आप तक पहुंचे तो तालियों का महोत्सव करके भाई दुर्गेश दुबे को माइक पे आमंत्रित करना कि मुझे ये क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया। मुझे ये क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया। मुझे ये 5 लोगों ने ताली बजाई, इससे सिद्ध होता है कि 5 लोगों के समझ में आई है। सारे लोग तालियां बजा सकते हैं, ताली बजाने पे कोई बंदिश नहीं है। चौथी पंक्ति पे आनंद लेना कि मुझे ये क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया। और कन्हैया बन के मेरी उम्र ने झांका जो बचपन में, मेरा किस्सा यशोदा की मथानी तक चला आया। आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करें भाई दुर्गेश दुबे जी मुंबई। मां शारदे को प्रणाम करता हूं, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं, आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूं। समस्त जीसीआई शाहगंज परिवार को मैं बधाइयां देता हूं इतने पावन और पुनीत कार्यक्रम को सजाने के लिए। विकास भाई बता रहे थे, काफी चिंतित थे, इतना अच्छा जेसीआई वालों ने कार्यक्रम सजाया। चिंता में थे कि संख्या थोड़ी सी कम है। मैं एक बात कहता हूं अखलाक भाई, यहाँ पर इस सदन में, इस कवि सम्मेलन और मुशायरों में उतनी ही संख्या है जितनी इस देश में ईमानदारों की संख्या बची है। तो इस वजह से आप सब बड़े महत्वपूर्ण हैं। मुझे पता है ये शाहगंज जो है ये बातों को सुनने का आदी नहीं है, ये शायरी सुनता है और शायरी पे दाद देता है। मैं बहुत अच्छी तरह से शाहगंज को पहचानता हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आप सभी मुझे इन 4 पंक्तियों में बताएंगे कि मुझे यहाँ पर कितनी देर पढ़ना और क्या पढ़ना है। शुरुआती 4 पंक्तियां आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आप कैसे सुनते हैं, और इन तमाम शायरों को पता चल जाए, क्योंकि मेरे बाद ये सब तय करेंगे कि इन्हें क्या पढ़ना है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि महफिल में फिजा इश्क की जना के जाएंगे। वाह क्या कहने भाई, वाह वाह। महफिल में फिजा इश्क की जना के जाएंगे, दिवाली ईद होली सब मना के जाएंगे, दिवाली ईद होली सब मना के जाएंगे। गर तालियों से आपने जो साथ निभाया, गर तालियों से आपने जो साथ निभाया, वादा है हर एक दिल में घर बना के जाएंगे, वादा है हर एक दिल में घर बना के जाएंगे, बना के जाएंगे,
बना के जाएंगे। साबिर साहब बहुत मुझसे अच्छे भाई, वाह। किसी ने, भैया विकास भैया मुझसे किसी ने सवाल पूछा, एक भैया आपने बहुत अच्छी शायरी पढ़ी, मेरा भाई आया था उसने बहुत अच्छी गजलें पढ़ी, गीत पढ़ा। मुझसे किसी ने पूछा पंडित जी आपके नजर में एक मुसलमान क्या होता है? चूंकि मैं एक ऐसे मन से हूं और एक ऐसे शहर में हूं कि मुझे बताना बड़ा जरूरी है। अगर मैंने जो उसे उत्तर दिया हो, आज वो उत्तर इतने दावे के साथ में, इतनी हिम्मत के साथ में आप सभी के बीच में कहने की कोशिश करता हूं, अगर आप मेरे उत्तर से सहमत होइएगा तो मुझे बताइएगा जो मैंने उसे जवाब दिया वो सही दिया कि नहीं दिया। मैंने उसे क्या कहा? साबिर साहब सुनिए। बहुत अच्छे भाई, वाह। मैंने कहा कि हिला कर जड़ से जो ना रख दे तूफान हो नहीं सकता, हिला कर जड़ से जो ना रख दे तूफान हो नहीं सकता, न हो इंसानियत जिसमें वो इंसान हो नहीं सकता, न हो इंसानियत जिसमें। मुझे पता चौथी पंक्ति में एक भी हाथ खामोश नहीं रहेंगे, आप सारे उछल पड़ेंगे कि हिला कर जड़ से जो ना रख दे तूफान हो नहीं सकता, न हो इंसानियत जिसमें वो इंसान हो नहीं सकता। बुराई मुल्क की सुनकर कि जिसका खून ना खोले, बुराई मुल्क की सुनकर कि जिसका खून ना खोले, वो चाहे जो भी कोई हो मुसलमान हो नहीं सकता, वो चाहे जो भी कोई हो मुसलमान। दोबारा सारे लोग बताइए अगर दोबारा पढ़ना हो तो जरा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई दुर्गेश, वाह 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 वाह। कि हिला कर जड़ से जो ना रख दे तूफान हो नहीं सकता, न हो इंसानियत जिसमें वो इंसान हो नहीं सकता। बुराई मुल्क की सुनकर कि जिसका खून ना खोले, बुराई मुल्क की सुनकर कि जिसका खून ना खोले, वो चाहे जो भी कोई हो मुसलमान हो नहीं सकता, वो चाहे जो भी कोई हो मुसलमान हो नहीं सकता। और ये हमें आपको जो आपस में लड़ाया जाता है, इसकी एक सच्चाई क्या है इसके पीछे की? वो सच्चाई क्योंकि कहा जाता है जो कवि और शायर जो होता है वो समाज का आईना होता है, और आईना वही दिखाता है जो सच होता है। उस सच को मैं यहां पर बयान करने का काम कर रहा हूं। मैंने कभी कहा था कि कहीं मरता यकीन है तो कहीं ईमान मरता है, कहीं मरता यकीन है तो कहीं ईमान मरता है। मजहबी आग में जलकर के हिंदुस्तान मरता है, मजहबी आग में जलकर के हिंदुस्तान मरता है। न कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मरता दंगों में। कौन मरते हैं दंगों में? न कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मरता दंगों में, फकत इंसानियत मरती है और इंसान मरता है, फकत इंसानियत मरती। दोबारा जरा दोबारा जब आपको पढ़वाना जोरदार हो जाए भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई दुर्गेश, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। कि कहीं मरता यकीन है तो कहीं ईमान मरता है, कहीं मरता यकीन है तो कहीं ईमान मरता है। मजहबी आग में जलकर के हिंदुस्तान मरता है। न कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मरता दंगों में, न कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मरता दंगों में, फकत इंसानियत मरती है और इंसान मरता है, फकत इंसानियत मरती है और इंसान मरता है। और जब
इतना सच बोल रहा हूं तो मैं सोचता हूं 4 मिसरे और मैं पढ़ दूं, इसी लहजे के 4 मिसरे और पढ़ता हूं। एक बात, एक माहौल जो पिछले कुछ समय से देश में बिगड़ा हुआ है भैया, वो माहौल क्या है? मैं जो जितने लोग पीछे अभी भी खामोश है, मेरा दावा है इन 4 पंक्तियों को सुनने के बाद में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं भैया, ये सब थोड़ी देर के लिए बंद कर दो भैया, जेसीआई वाले, हाँ भैया पंडित जी थोड़े समय के लिए बंद कर दो। दरअसल क्या होता है, इस देश का इतिहास है कि हमने इस देश में जिसे जिसे व्यवस्था बनाने के लिए जिसके हाथों में व्यवस्था सौंपी, अगर इस देश की व्यवस्थाओं को सबसे ज्यादा बिगाड़ा है तो व्यवस्थापकों को नहीं बिगाड़ा है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि जेसीआई के साथ में ऐसा हो, इस कवि सम्मेलन के साथ में ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि एक बार इस परिवार के लिए आप सारे लोग जरा जोरदार तालियां बजाएं और इन्हें बताएं कि जिन शायरों और कवियों को बुलाया गया है, इन्होंने जो चयन किया है वह कैसा किया है। मैं 4 मिसरे और रखता हूं आप सभी के बीच में कि गरीबों और मजलूमों को बस आंसू ही पीना है, गरीबों और मजलूमों को बस आंसू ही पीना है। सियासत ने दिए हैं घाव जितने उनको सीना है, अगर करते ही रहनी है फकत बातें ही साहब जी, अगर करते ही रहनी है फकत बातें ही साहब जी, तो कहना छोड़ दो अब से कि 56 इंच सीना है, तो कहना छोड़ दो अब से कि 56 इंच सीना है, तो कहना छोड़ दो अब से कि 56 इंच। अच्छा दोबारा, अच्छा मैं ये नहीं समझ में आ रहा। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, हाँ जबरदस्त जबरदस्त, हाँ अगले प्रधानमंत्री आप ही होंगे। देखिए ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक शायर जिस तरह से जितनी खामोशी के साथ में आप सुन रहे थे उन्हें, सब बड़े डरे हुए थे। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, देखिए आप यकीन मानिए कि जो शायर और कवि होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी पक्ष का नहीं होता है, लेकिन एक बात जो सच्ची है और अच्छी है कि कवि किसी पार्टी का भले ना हो, लेकिन कवि और शायर इस मुल्क का होता है, इस मिट्टी का होता है, इस देश का होता है। इस वजह से मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हूं। मैं फिर से पढ़ता हूं, बहुत अच्छे भाई दुर्गेश जी, कि गरीबों और मजलूमों को बस आंसू ही पीना है, सियासत ने दिए हैं घाव जितने उनको सीना है, अगर करते ही रहनी है फकत बातें ही मोदी जी, अगर करते ही रहनी है फकत बातें ही साहब जी, तो कहना छोड़ दो अब से कि 56 इंच सीना है, तो कहना छोड़ दो अब से कि 56 इंच सीना है। और जहां पर शाहगंज के ऐसे देशभक्त श्रोता बैठे हुए हो, ऐसे ईमानदार लोग बैठे हुए हो, तो इनके मन में, इनके दृढ़ में, यहाँ पर दिल में क्या प्रण है, क्या वचन है, उस वचन को पढ़ता हूं कि क्या सोचते हैं। यहाँ पर मुझसे सवाल किया गया, मुझसे कई बार पूछा जाता है, आप एक शायर हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप बताइए कि इस देश का नौजवान क्या सोच रहा है। अगर यहाँ पर मेरे काफी नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं, एक बार वो इजाजत दे मुझे जरा जोरदार तालियां बजा के मैं आपकी तरफ से बताऊं, आपकी तरफ से 4 मिसरे रखता हूं कि विजय के रथ को हम तेरे कभी रुकने नहीं देंगे। ये सिर्फ शाहगंज या जेसीआई परिवार नहीं सोचता, इस पूरे हिंदुस्तान का युवा क्या सोच रहा है, उसकी सोच क्या, उस सोच को पढ़ता हूं कि विजय के रथ को हम तेरे कभी रुकने नहीं देंगे, किसी भी हाल में अब दिल तेरा दुखने नहीं देंगे। बखूबी जानते हम ये तिरंगा शान है तेरी, बखूबी जानते हम ये तिरंगा शान है तेरी, कसम हम खात्मा इसको कभी झुकने नहीं देंगे, कसम हम खात्मा इसको
कभी झुकने नहीं देंगे, कसम हम फातिमा इसको कभी झुकने नहीं देंगे। भाई साहब ये दोबारा के चक्कर में 1.5 अरब की आबादी हो गई हम लोगों की। बहुत सही कह रहे हो गुरु। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ इस वजह से दोबारा कर रहे हैं, पहली पूरा माहौल बन जाता है। नहीं भैया मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्हें नहीं समझ में आ रहा, इस वजह से दोबारा पढ़ने के लिए कह रहे हैं। बहुत अच्छी लग रही है तब दोबारा कह रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो सारे लोग जरा बताओ कि अच्छा लग रहा है। हाँ फिर मैं पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि देखिए दोबारा में मैं वो कुछ चीजें छूट जाएंगी क्योंकि मेरे पास में एक आप समझ रहे हैं कि समय का भी अभाव है, सारे लोगों को सुनना है। मैं फिर आप लोगों को सुनाऊंगा, एक बार में सुनते रहिएगा। मैं लिख लेता हूँ कि क्या क्या चीजें। अच्छा फिर से सुनाता हूँ, चलिए हाँ एक बार सुनाता हूँ कि नया कुछ करने वालों की अलग ही बात होती है, नया कुछ करने वालों की अलग ही बात होती है, कभी ना डरने वालों की अलग ही बात होती है, कभी ना डरने वालों की अलग ही बात होती है। किसी ना तो किसी एक चेहरे पर यूं मरते हैं लाखों, किसी ना तो किसी एक चेहरे पर यूं मरते हैं लाखों, वतन पर मरने वालों की अलग ही बात होती है, वतन पर मरने वालों। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने भाई, वाह बहुत अच्छा है, वाह। जी 1 लाख भाई बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब से धारा 377 हटी है तो अगर पुरुष को माला पहनाता है तो भी लोग संदेह की दृष्टि में पड़ जाते हैं। तो हालांकि आप सभी 1 लाख भाई से बड़े अच्छे तरह से परिचित हैं। हाँ तो कम से कम मुझ पे ना विश्वास रहे तो इन पे विश्वास आप करिएगा। मुझसे कई लोगों ने भैया सवाल किए, कहा कि दुर्गेश तुम प्रेम के मोहब्बत के शायर हो, ये सारी चीजें लिखने की आपको जरूरत क्या पड़ी? अगर अब आप सब मन बना चुके हो तो मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, मोहब्बत की शायरी में पढ़ना चाहता हूँ आप सभी के बीच में। जरा आप सभी एक बार इजाजत दीजिए सारे लोग, मैं मोहब्बत की शायरी पढ़ता हूँ। कि अंगूठी का नगीना गर बना देता तो अच्छा था, अंगूठी का नगीना गर बना देता तो अच्छा था, सनम के हाथ की ही ना बना देता तो अच्छा था, सनम के हाथ की ही ना बना देता तो अच्छा था। सुना है वो मोहब्बत आईने से करती है ज्यादा, सुना है वो मोहब्बत आईने से करती है ज्यादा, खुदा मुझको तू आईना बना देता तो अच्छा था, खुदा मुझको तू आईना बना देता तो अच्छा था, खुदा मुझको तू आईना बना देता तो अच्छा था। सताने और मनाने की कहानी छोड़ आया हूँ, कि सताने और मनाने की कहानी छोड़ आया हूँ, तेरे खातिर मैं खुशियों की रवानी छोड़ आया हूँ, तेरे खातिर मैं खुशियों की रवानी छोड़ आया हूँ। कभी बस आईने में गौर से तुम देखना खुद को, कभी बस आईने में गौर से तुम देखना खुद को, तेरे होठों पे मैं अपनी निशानी छोड़ आया हूँ, तेरे होठों पे मैं अपनी निशानी छोड़ आया हूँ। बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल बुला गया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, पूरे सदन की जोरदार तालियां। भाई दुर्गेश दुबे जी ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया, बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, बहुत अच्छे अच्छे। भाई साहब जा रहे हैं, आएंगे, हमको पता है आपकी मजबूरी है जाना,
बीच बीच में कोई रासायनिक क्रियाएं जोर मारती तो जाना पड़ता। हालांकि भाई साहब कुछ श्रोता बड़े होशियार होते, बैठे बैठे वही निपटा लेते। एक बार ऐसे कवि सम्मेलन चल रहा था, एक श्रोता के मुंह में पान की पीक भर गई। उसने आगे वाले से पूछा, भाई साहब कहाँ थूक दे? तो उसने कहा, अपने आगे वाले की सदरी की जेब में थूक लो। कहा अगर जान गया का जानेगा कैसे, 3 बार हम तुम्हारी जेब में थूके तुम जान। तो एक बार तालियां बजा के थोड़ा माहौल बना दीजिए।